नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। इससे पहले हम लोगों ने लैंजविन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन जो है वो कर चुके हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आइंस्टाइन का थ्योरी था वो 1905 में था और जो लैंजविन का थ्योरी है वो 1908 में था। तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। लैंजविन थ्योरी जो है वो बाद में आया था और वो इससे ज़्यादा सटीक थ्योरी था, यानी कि जो आइंस्टाइन ने जो चीज़ बताया था उससे ज़्यादा सटीक जो था, उससे ज़्यादा सही वाला जो है वो लैंजविन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन था। ठीक है, तो वो पहले ही करवा दिया गया है। अब हम लोग जो है वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन करेंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक दिया हुआ है वैसे वैसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इससे पहले आप लोग जो है वो डिफ्यूज़न या जो सेल्फ डिफ्यूज़न वाला था, डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट वाला जो टॉपिक था उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ जो है वो डिफ्यूज़न का ही यूज़ होने वाला है। डिफ्यूज़न में जो जो चीज़ हम लोगों ने किया हुआ था, जो जो इक्वेशन वगैरह निकाला हुआ था, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था डिफ्यूज़न को, सेम वैसे ही यहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल होने वाला है। तो डिफ्यूज़न आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको ये समझ में आने वाला है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन पे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, ये जो ब्राउनियन मोशन का एक्सप्लेनेशन है, आइंस्टाइन ने ऐसे दिया था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि जो पार्टिकल्स है, ठीक है, रैंडम मोशन की वजह से, मतलब जो बम्बार्डमेंट, हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन में ही कहा था कि जो पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल है या ब्राउनियन पार्टिकल, जिसको ब्राउनियन पार्टिकल भी आप बोल सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, या फिर जो पार्टिकल पे नज़र रखा जा रहा था, तो वो जो पार्टिकल था वो पार्टिकल मोशन क्यों कर रहा था? तो बम्बार्डमेंट की वजह से, मतलब मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहे थे, उसके वजह से ये मोशन कर रहा था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो रैंडम मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, और ये कुछ समय के बाद मोशन करते करते कुछ समय के बाद ये क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये है उस मीडियम में ही डिफ्यूज़ हो जाएगा। और डिफ्यूज़न को जो है वो इन्होंने रिलेट कर दिया ब्राउनियन मोशन से डिफ्यूज़न को रिलेट कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न को रिलेट किया। और इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न को दो तरीके से निकाला, दो मेथड से निकाला। और दोनों मेथड से निकालने के बाद जो इक्वेशन आया, उन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके एक इक्वेशन निकाला डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं। आइंस्टाइन ने जो दो मेथड यूज़ किया था, दोनों से ही जो डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का एक्सप्रेशन निकला था, उन दोनों को निकालने के बाद हम लोग जो है वो इक्वेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइंस्टाइन कैलकुलेटेड द डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन टू डिफरेंट वेज। पहला था फ्रॉम द इरेगुलर मोशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, दूसरा था फ्रॉम द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल। देखिए, पहला क्या है? पहला तो इरेगुलर मोशन, जो जिगजैग मोशन है पार्टिकल का। तो पहला हो गया, पहला मेथड जो था वो था इरेगुलर मोशन से डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकाला गया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन्होंने कहा था कि ये धीरे धीरे क्या होता है, मतलब जाके डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसको रिलेट कर दिया गया था और उसी से जो है वो निकाला गया था। दूसरा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब आप लोगों को पता ही होगा कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, और फिर जहाँ पे प्रेशर है फिर वहाँ पे फोर्स आएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वही फोर्स विस्कस फोर्स के बराबर किया जाएगा और जो है वो इक्वेशन निकाला जाएगा। तो वो खैर हम लोग आगे इक्वेशन में देखेंगे। फिलहाल तो दूसरा मेथड क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हो रहा था उसको यूज़ करते हुए डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो निकाला गया था। ठीक है, और फिर उन्होंने जो एक्सप्रेशन आया, दोनों मेथड के से जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन आया उसको कैलकुलेट किया मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ब्राउनियन पार्टिकल का निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले मेथड पे चलते हैं। पहला मेथड ये है, हम लोगों ने क्या किया, देखिए, जैसे हम लोगों ने डिफ्यूज़न में हम लोगों ने जो स्टेप इस्तेमाल किया हुआ था, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न डी निकालते समय जो यूज़ किया था, वही चीज़ हम लोग यूज़ करे हैं। हम लोग एक कंटेनर में मान लेते हैं कि सिलेंडर रखा हुआ है, इमेजिनरी सिलेंडर, हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, और उस सिलेंडर का जो है वो दो साइड होता है, फिर दोनों साइड का, फिर दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, फिर उसमें मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फिर कंसंट्रेशन की एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, फिर वही सारा चीज़ जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो खैर हम लोग जो है वो यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो जिसमें रखा गया है वो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या है, बराबर नहीं है हर जगह, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हर एक
पार्ट पे, जो कंटेनर है, जो बर्तन है, उसमें हर एक पार्ट में जो है वो बराबर नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस एक्सिस में है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ये हम लोग ले रहे हैं वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल ले रहे हैं या एक ही एक्सिस ले रहे हैं, बाकी एक्सिस से हम लोगों को अभी जो है वो उसमें नहीं जाना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल का बात कर रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब है, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन अब मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, हर एक स्टेप पे या फिर आप कह सकते हैं यूनिट लेंथ पे कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है, यही हम लोगों ने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से रिलेट किया था इसी चीज़ को, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस के अलोंग। आगे तो हम लोगों ने क्या किया है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर जो है वो ड्रॉ कर दिया है, इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है, और दोनों इमेजिनरी सिलेंडर का दो साइड है, एक ये है और ये है, एक S1 साइड है, एक S2 साइड है, ठीक है, दो साइड है, एक S1 और एक S2। S1 साइड जो है, S1 साइड की तरफ N1 कंसंट्रेशन है, ठीक है, S1 साइड की तरफ N1 कंसंट्रेशन है, और N1 कंसंट्रेशन जो है वो S2 साइड वाला जो कंसंट्रेशन है इससे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है, यानी कि कंसंट्रेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स किस तरफ से किस तरफ फ्लो कर रहा है? इधर से इधर फ्लो कर रहा है। इधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो इधर से इधर मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहा है, ठीक है, सिंपल। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा। और एक बात, जो मॉलिक्यूल्स है हायर रीजन से लोअर रीजन में क्या कर रहा है? हायर रीजन से लोअर रीजन में फ्लो कर रहा है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो फ्लो कर रहा है उसका जो टाइम टी में जो मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा मान लिया हुआ है कि हर एक मॉलिक्यूल जो है, हर एक मॉलिक्यूल डेल्टा डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है कितने समय में? तो टी समय में हर एक मॉलिक्यूल जो है वो डेल्टा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और एरिया जो है वो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सिलेंडर का, जो इमेजिनरी सिलेंडर हम लोगों ने लिया है उसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये डेल्टा डिस्टेंस है, S1 और S2 दो सरफेस है, N1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है N2 कंसंट्रेशन से, S1 साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, S2 साइड पे कंसंट्रेशन कम है, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो था वो डिवाइडेड बाय जो पर यूनिट लेंथ था वही होगा हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम लोगों ने ऐसे लिखा, और एक यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिखिएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dN/dx एग्जिस्ट। और इसी की वजह से क्या होगा? इसी की वजह से तो यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा, यही तो कारण है डिफ्यूज़न का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिफ्यूज़न का कारण, यहाँ तक हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहाँ से इस साइड कितना मॉलिक्यूल्स आ रहा है और इस साइड कितना मॉलिक्यूल्स आ रहा है, मतलब इस तरफ राइट की तरफ S1 साइड से दायां तरफ, S1 साइड से दायां तरफ यानी कि राइट की तरफ कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है, और इस साइड से कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी लेफ्ट साइड से कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है। तो देखिए ये जो S1 साइड है इस तरफ, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कितना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोगों ने ये N1 को कंसंट्रेशन मारा है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है S1 फेज पे, यानी कि मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन N1 कहने का मतलब ये है, यानी कि N कहने का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो है कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन कहने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कहिए या फिर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन कहिए, बात बराबर है। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पर यूनिट वॉल्यूम को तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हट जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाने के लिए हम लोग को इस वॉल्यूम को हटाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिलहाल तो N1 जो लिखा हुआ है वो S1 साइड के मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हम लोगों को चाहिए सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों को नहीं चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सिर्फ वही चाहिए। वॉल्यूम को हटाना है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम लिखेंगे कितना यहाँ पे, तो वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डेल्टा, ठीक है, और एरिया कितना है, ए। तो ये क्या हो जाएगा, N1 डेल्टा ए। N1 डेल्टा ए हो जाएगा हमारा टोटल कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N1 इंटू डेल्टा ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया हमारे पास N डेल्टा ए। N डेल्टा ए हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से S1 साइड से कितना जा रहा है, राइट की तरफ कितना जा रहा है, तो कितना भी होगा तो आधा राइट की तरफ जाएगा और आधा लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। आधा राइट की तरफ जाएगा और आधा लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो N डेल्टा ए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और आधा जो है वो राइट की तरफ जा रहा है। तो राइट की तरफ कितना जा रहा है, इतना जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ भी कितना जा रहा है, इतना जा रहा है, क्योंकि N1 हो जाएगा यहाँ पे इस साइड से राइट की तरफ जा रहा है तो, और N2 जा रहा होगा मतलब इस साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो N2 डेल्टा ए हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये राइट की तरफ जो जा रहा है और ये लेफ्ट की तरफ जो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आधा जा रहा है राइट की तरफ, आधा जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों को टोटल निकालना होगा, यानी कि जो मान लीजिए यहाँ से N1 डेल्टा ए, हाफ N1 डेल्टा ए जा रहा है, इधर से हाफ N2 डेल्टा ए जा रहा है, मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहा है। तो इससे कितना पास होगा, बीच में हम लोगों ने एक क्यू लेयर कंसीडर कर लिया है, क्यू लेयर, मिडिल लेयर एक कंसीडर कर लिया है, ताकि हम लोगों को पता चले कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया जो है वो पास कर रहा होगा, या सॉरी पर यूनिट सेकेंड कितना मॉलिक्यूल्स जो है वो पास कर रहा होगा। इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक जो इमेजनरी एक जैसे ये इमेजनरी सिलेंडर है, वैसे ही इमेजनरी लेयर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है कि इस लेयर से पास हो रहा होगा उतना उतना हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरफ से जितना जा रहा होगा ये तो ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ से कंसंट्रेशन कम है, यानी कि इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, यानी N1 वाला जो होगा उसमें से N2 वाले को माइनस कर देंगे, तो जितना तो उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इससे पास हो रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने वही चीज़ किया हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने क्या वही चीज़ किया हुआ है कि इसमें से इसको हम लोगों ने पास जो है वो माइनस कर दिया है, तो उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो लेयर क्यू से पास कर रहा है, ठीक है, लेयर क्यू को क्रॉस कर रहा है, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सो द एक्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल, एक्सेस ये सारा चीज़ को अगर हटा दें, क्योंकि ये मिडिल लेयर की बात हो रहा है, लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात यही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग जो लेयर को क्रॉस कर रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्रॉस कर रहा है अगर वो इतना है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। अब इस नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर हम लोग पर लेंथ कर देते हैं या फिर पर डिस्टेंस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, ये कंसंट्रेशन हो जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन dN/dx है, अगर यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, dN/dx के आगे पे माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है हमारा वो क्या है, ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ग्रेडियंट के फ्लो जो है वो ग्रेडियंट के अपोजिट है, ग्रेडियंट के अपोजिट फ्लो है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी होता है। तो माइनस आप लगा दीजिएगा, और माइनस यहाँ पे भी आएगा इस तरह से, जहाँ जहाँ dN/dx जो रहेगा वहाँ माइनस आ जाएगा, और बाद में दोनों साइड माइनस रहेगा तो कैंसिल हो जाता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस यहाँ पर लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आप माइनस लगा दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से dN/dx होगा, माइनस dN/dx, माइनस को भी हम लोग जो है वो साइड में रख रहे हैं, आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, या फिर आपको जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा उसमें जो है वो ठीक करके दे दिया जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इतना, ठीक है। और यहाँ पे dN के जगह पे ये N1 माइनस N2 लिख सकते हैं, यानी जो हमारा कंसंट्रेशन है वो, और ये dx जो है ये एक तरह से क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ डेल्टा है, ठीक है। तो उसके जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया, और इसके जगह पे हम लोगों ने ये इतना लिख दिया। तो N1 माइनस N2 बराबर हम लोग डेल्टा dN/dx इतना लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेट करते हुए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो N1 माइनस N2 के जगह पे डेल्टा dN/dx लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे डेल्टा dN/dx लिख सकते हैं, और माइनस लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे भी माइनस लगाना है, यहाँ पे भी माइनस लगाना है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट करके ये निकाल दिया, ठीक है। इसके जगह पे ये रख दिया, और इन दोनों को ये डेल्टा से डेल्टा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पे आ चुका है हमारा एक्सेस मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग मिडिल लेयर, जो क्यू लेयर है, बीच में जो लेयर है उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
क्रॉस कर रहा है तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहा है, यानी हम लोग अब जो है वो कंसंट्रेशन निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग जो निकाले हैं कंसंट्रेशन, अब हम लोगों को अगर डिफ्यूज़न निकालना होगा, ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम चाहिए, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर हम लोगों को चाहिए तो पर यूनिट एरिया चाहिए, यानी कि एरिया से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट टाइम चाहिए तो टाइम से डिवाइड करेंगे, एरिया से एरिया कट जाएगा और बचेगा सिर्फ हाफ डेल्टा स्क्वायर बाई टी डी एन बाई डी एक्स, इतना ही बचेगा, ठीक है। तो टी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कर रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम कर रहे हैं, तो दोनों नीचे से नीचे में आ जा रहा है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है, ए से ए कट जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, तो बचेगा जो वो हमारे पास आ चुका है। ये आ चुका है कितना, ये अब जो आया वो कितना आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स क्रॉसिंग द लेयर, जो मिडिल लेयर है उस मिडिल लेयर को पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहा है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास इतना निकल गया। अब हमारे पास ये आ चुका है। अगर आप डिफ्यूज़न कोफिशिएंट का डेफिनेशन देखें, अगर वहाँ पे आप पीछे थोड़ा जाके जो जहाँ पे डिफ्यूज़न कराया गया था वहाँ पे आप जाके देखिएगा तो उसका जो डेफिनेशन हम लोगों ने उसमें जो निकाला हुआ था, हम लोगों ने क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो भी है, ये डिवाइडेड बाय अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं तो हम लोगों को डिफ्यूज़न मिलता है, डिफ्यूज़न कोफिशिएंट वो जो हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग इक्वेट करके डिफ्यूज़न निकालते हैं, ठीक है। तो डी बराबर जो अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये है, ठीक है, ये यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड डिवाइडेड बाई डी एन बाई डी एक्स, यानी पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट होता है। और यहाँ से अगर हम लोग निकालें, ये अगर ऐसे कर दे, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डी एन बाई डी एक्स। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो डी एन बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये है क्या, तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट के डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो हो जाएगा वो डी एन बाई डी एक्स, और माइनस यहाँ पे लगा दीजिएगा, याद रखिएगा माइनस यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि डी एन बाई डी एक्स हम लोग लिख रहे हैं तो डी एन बाई डी एक्स निगेटिव में था, क्यों था, क्योंकि फ्लो के अपोजिट में ग्रेडियंट है। अब देखिए ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप जो है वो यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं समझने के लिए, या फिर डायरेक्ट साइड में इसको रहने दे सकते हैं, जब आप दोबारा देखिएगा या फिर नोट्स करते हैं या फिर कुछ भी रिवीजन करते हैं तो ये समझने में आपको जो है वो मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज इक्वल टू है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और इसी को हम लोगों ने इक्वेट करके ये लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब देखिए ये है हमारे पास ये जो है, ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करें, इसको ये जो हमारे पास आया इसको और जो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस रहेगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डी एन बाई डी एक्स है, डी एन बाई डी एक्स है, दोनों तरफ से हटा दिया जाए, ठीक है, तो बचेगा डी। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, हाफ डेल स्क्वायर बाई टी, तो डी बराबर हाफ डेल स्क्वायर बाई टी, और यही है डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो पहला मेथड से निकाला गया था, यानी आइंस्टाइन ने जो पहला मेथड यूज़ किया था उसके हिसाब से डी बराबर यानी डिफ्यूजन कोफिशिएंट बराबर हाफ डेल स्क्वायर टी, और ये है इक्वेशन नंबर 5, इसको हम लोगों ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5। तो ये पहला मेथड का डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकल गया। अब दूसरे मेथड से डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकालेंगे, दूसरा मेथड कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस में, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से दूसरा कोफिशिएंट निकलेगा डी बराबर, उसमें भी डी बराबर निकलेगा, तो दोनों को हम लोग लास्ट में जो है वो इक्वेट कर देंगे, यानी कि दोनों को कंपेयर कर लेंगे, और जो हमारा जो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन निकाला हुआ था उसको भी इक्वेट करेंगे, उसके बराबर भी लिखेंगे क्या होता है, और उसी से हम लोगों को जो एवोगाड्रो नंबर है NA एवोगाड्रो नंबर जो है उसके बराबर क्या इक्वेशन है वो भी आप लिख सकते हैं वहीं पे जाके, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे बहुत और भी ज़्यादा सिंपल है कि देखिए वहाँ पे क्या था, हम लोगों ने इस तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इस तरफ मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम था। अब हम लोग उसी के जगह पे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, इस तरफ प्रेशर कम ले लेते हैं, एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है और एक तरफ प्रेशर कम है, यानी S1 साइड में प्रेशर ज़्यादा है, S2 साइड पे प्रेशर कम है।
तो जो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। मतलब कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है। यानी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से भी एक फोर्स, अगर हम लोग प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे P इंटू ए हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा अगर, तो P इंटू ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, जनरेट करेगा। और वो फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होगा या फिर जो सिलिंड्रिकल इसमें कंटेंट है, मतलब सिलेंडर में जो भी चीज़ है वो राइट की तरफ धकेला जाएगा, राइट की तरफ धकेला जाएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा वो हर एक मॉलिक्यूल पे लग रहा होगा, हर एक पार्टिकल पे लग रहा होगा, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन होगा, मतलब ये जो होगा वो राइट की तरफ, ये फोर्स जो है वो सिलेंडर को राइट की तरफ पुश कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास तो हमारा क्या है, इस तरफ जो है हम लोगों ने P1 प्रेशर ले लिया है, इस तरफ P2 प्रेशर ले लिया है। और गैस लॉ को यूज़ करते हुए, यानी PV इजिकल टू nRT को यूज़ करते हुए, अगर हम लोग इसको जो है वो जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के रूप में अगर लिखें तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो R को हटा सकते हैं, और R को हटाने R डिवाइडेड बाई Na हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, KB हो जाता है, यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो जाता है, तो NKBT लिख सकते हैं। तो NKBT भी उसी के जगह पे हम लोग NKBT लिखा हुआ है, NKBT लिखा हुआ है। N1 है तो इस साइड के लिए है, और N2 है तो इस साइड के लिए है। तो प्रेशर बराबर हम लोगों ने लिख लिया, इतना हो रहा है, ठीक है। ग्रास लॉ के हिसाब से कैसे लिखा गया आप लोग बता दिया, जहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा, तो प्रेशर डिफरेंस हो गया ये, और इनटू एरिया हो गया। क्यों हो गया, तो प्रेशर पर जो होता है वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया ये, और ए हो गया एरिया, ठीक है। और उसकी जगह पे P1 के जगह पे ये था, और P2 के जगह पे ये था, तो इसको लिख दिया गया, और ये एरिया से मल्टीप्लाई है, ठीक है, सिंपल। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो इसी को अरेंज करके लिखा हुआ है। अरेंज करके लिखने का मतलब ये है कि इसमें से जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया गया, और बाहर निकालने के बाद ऐसे लिख दिया गया, और ये सिंपल सा प्रेशर है, और एरिया से मल्टीप्लाई है, यानी कि फोर्स है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो एक्ट करेगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल कंटेन इन द सिलेंडर, यानी सिलेंडर में जितना भी पार्टिकल्स होगा, हर एक पार्टिकल पे ये फोर्स लगेगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ मल्टी पार्टिकल्स हम लोगों को पता ही है कितना होगा, तो n इंटू डेल्टा ए, n इंटू डेल्टा ए, ये हम लोगों ने पहले मेथड में भी बताया कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग जो वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को देखते हुए, जो फोर्स लगेगा हर एक पार्टिकल पे, यानी एक सिंगल पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, टोटल पार्टिकल कितना है, इतना, ठीक है। टोटल पार्टिकल इतना है, और फोर्स कितना लग रहा है, तो इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इतना, और पार्टिकल है टोटल इतना। तो दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो एक पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा। सिंपल है कि टोटल फोर्स अगर इतना है, और टोटल जो है वो नेट जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने वही किया है, इस चीज़ को जो है इससे डिवाइड कर दिया गया है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर पार्टिकल्स जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये हमारे पास है क्या, फोर्स, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया, सिंपल है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब जो ये हमारे इक्वेशन 2 को देखते हुए, यानी N1 माइनस N2 को हम लोग अगर रिप्लेस करें, तो इक्वेशन 2 यानी जो पहला मेथड हम लोगों ने देखा था, पहला मेथड में N1 माइनस N2 निकाला था, और पहला मेथड के हिसाब से जो N1 माइनस N2 था वो किसके बराबर था, माइनस डेल्टा DN बाई डी एक्स, माइनस डेल्टा DN बाई डी एक्स है। तो N1 माइनस N2 के जगह पे माइनस डेल्टा DN बाई डी एक्स हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो माइनस डेल्टा DN बाई डी एक्स आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा उसको हम लोगों ने लिख दिया है DN बाई डी एक्स KT बाई N, ठीक है। तो उतना हम लोगों ने, बस इतना हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया। और अब जो ये फोर्स आता है, ये फोर्स आता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स फार्मूला। कि स्टोक्स फार्मूला क्या था, हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ है, लेंजेविन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन में भी हम लोगों ने यूज़ किया था। तो जो विस्कस मीडियम में अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो विस्कस फोर्स होता है, और जिसको हम लोग इस इक्वेशन से जो वो दे सकते हैं, इस इक्वेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो स्टोक्स फार्मूला के हिसाब से अगर फोर्स इतना होता है, और हम लोगों ने जो निकाला हुआ है वो इतना निकाला हुआ है, हम लोगों ने जो निकाला हुआ है इतना निकाला हुआ है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया है, कंपेयर कर दिया। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, और जो बचा वो हम लोगों ने इतना लिखा,
ये जो इस चीज़ को इसके साथ इक्वेट किया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, तो यहाँ पे किया गया है, तो n को इधर लेके गया तो n भी बन गया और ये पूरे के पूरे इधर आ गया और कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे हमारे पास जो आया वो इक्वेशन ऐसे बन गया। और ये जो NV है वो NV है क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहिए मूविंग टू द राइट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट का डेफिनेशन फिर से आएगा और डिफ्यूजन कोफिशिएंट फिर से यही कहेगा कि NB यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है जो क्रॉस कर रहा है या फिर फ्लो कर रहा है राइट की तरफ, वो बराबर होता है -d/dn/dx। वो हम लोगों ने पहले भी मेथड में यूज़ किया डेफिनेशन। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा अब इस चीज़ के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये इसके जगह पे, इस NV के जगह पे -d/dn/dx आ जाएगा। ठीक है, dn/dx आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा टोटल इसके, ये भी बराबर हो जाएगा टोटल इसके, यानी कि dn/dx दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर सिर्फ kT/6πnr बचेगा, से सॉरी ईटा आर। ठीक है, nr नहीं है, ईटा आर है, तो kT/6π बचेगा। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गया डिफ्यूजन का। एक इक्वेशन दूसरे मेथड से जो हम लोगों ने निकाला, तो दूसरे मेथड से जो इक्वेशन आया, पहला इक्वेशन डिफ्यूजन का ये आया। अब इसको हम लोग जो है वो गैस कांस्टेंट के हिसाब से अगर लिखें तो यहाँ पे जो क्या है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट को अगर हम लोग वैल्यू रखें R/Na, यानी कि Na जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, तो इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, के जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया और बाकी जैसे का वैसे ही था, और ये हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट का वैल्यू आ चुका है। तो ये जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट का वैल्यू निकला है वो दूसरे मेथड से निकला है, और पहले मेथड से जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट का वैल्यू निकला था वो कितना निकला था, ½ डेल्टा टी, यानी कि ½ डेल्टा इज इक्वल टू इतना। पहले मेथड से इतना डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट निकला और दूसरे मेथड से इतना निकला। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, दोनों को जो है वो बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर करने के बाद जो निकलेगा वो हमारा फाइनल होगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दिए, ये इतना और इतना बराबर हो गया। ठीक है, अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट तक अगर कहा जाए तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट तक इतना होगा। ठीक है, अगर डिफ्यूजन कोफिशिएंट तक कहा जाए निकालने के लिए तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट तक इतना ही होगा। लेकिन जो हमारा मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट था, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये क्या है, यही डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने, इस डेल्टा को ही हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट मांगना था और इसका स्क्वायर है, यानी कि यही है स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट वाला बात जो क्वेश्चन में अगर कहा जाए। तो अगर नहीं भी कहा जाए तो एक स्टेप का अंतर है, आप इसको दोनों को कंपेयर कर देंगे। ये फर्स्ट मेथड से आया हुआ डी का वैल्यू है और ये सेकेंड मेथड से आया हुआ डी का वैल्यू है। दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, डेल्टा स्क्वायर को यहीं पे रहने देते क्योंकि हम लोग को यही चीज़ चाहिए, और बाकी जितना है उसको इधर लेके जाए, तो 1/2 इधर आएगा तो ये 6 कैंसिल कर देगा, 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा और 3 बच गया और बाकी जितना था वैसे का वैसे ही रह गया, बस टी इधर आया तो टी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्राउनियन पार्टिकल या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन में पार्टिकल था। तो ये हमारे पास आ चुका है और यहाँ से हम लोग अगर इक्वेट करें इस चीज़ को अगर इक्वेट करें तो यहाँ से Na का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो Na को इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूफ किया था, यानी जो ये थियोरिटिकल आइंस्टाइन जो है वो ये जो इक्वेशन दे रहा है वो थियोरिटिकल था, यानी कि इसका कोई प्रूफ नहीं था। बाद में जाके ये जो थ्योरी दिया गया आइंस्टाइन के द्वारा, ये पेरिन के द्वारा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया और देखा गया कि जो आइंस्टाइन ने ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, ये इक्वेशन जो निकल के आ रहा है वो बाद में जाके सही जो है वो साबित हो गया एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज़ को वेरीफाई किया गया और कहा गया कि ये चीज़ सही है। पेरिन के द्वारा एक्सपेरिमेंट था और एवोगाड्रो नंबर को भी जो है वो डिटरमाइन किया गया और लगभग पाया गया कि इस वैल्यू से जो एवोगाड्रो नंबर निकलता है उतना ही वैल्यू लगभग आसपास में ही एवोगाड्रो का वैल्यू होता है, एवोगाड्रो नंबर का जो है वो वैल्यू होता है और उतना ही लगभग आसपास में इस वैल्यू से भी निकलता है। और बाद में जाके जो है वो वेरीफाई हो गया कि हाँ ये सारा चीज़ जो है वो सही था और धीरे धीरे हम लोगों को एग्जिस्टेंस में मॉलिक्यूल्स वगैरह एटम्स वगैरह को हम लोग जो है वो मानने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर हो सके तो पेरेंट्स का एक्सपेरिमेंट कैसा था वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और एवोगाड्रो नंबर को अगर जो है वो कैलकुलेट करना चाहे तो इस मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे और इसका वैल्यू जो आता है वो लगभग उतना ही आता है, आसपास में रहता है एवोगाड्रो नंबर के वैल्यू के, जो कि होता है 6.0323 × 10⁻23। ठीक है, तो इतना ही नंबर लगभग इतना ही आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है, लगभग आसपास में ही इतना आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन का एक जो हमारा
टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हमारा जो 1-2 टॉपिक और इसका जो है वो बचा हुआ है यूनिट 1 का, उसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर हम जो है वो रियल गैस की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।